Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are going to continue our chapter number 10 of class 11 history book and the name of the chapter is Displacing Indigenous People. So इस वीडियो में बेसिकली हम इस चैप्टर के 6 टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं एंड 6 टॉपिक का नाम है द नेटिव पीपल्स लूज देयर लैंड. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, अगर आप लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जिसमें हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन को साथ ही फर्स्ट 5 टॉपिक डिस्कस किया था बहुत ही डिटेल वे में. सो अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखने हैं इस चैप्टर के देन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और एल्स यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन टू वॉच माय वीडियोस एंड एक्सप्लेनेशन वीडियोस के साथ साथ अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर वाला वीडियो भी देखना है देन उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन को भी क्लिक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देख सकते हैं. So now without further delay, let's start our today's video with our 6th topic which is The native peoples lose their land. So बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस टॉपिक का नाम लिखा गया है. इस लाइन को पढ़ के आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. सो बेसिकली हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि नेटिव लोग जो नॉर्थ अमेरिका के मूल निवासी थे वो लोग अपने ही लैंड को कैसे लूज करते हैं, अपने ही लैंड को कैसे खो बैठते हैं टू द यूरोपियंस कैसे नेटिव अमेरिकन के जो लैंड है उसको छीन लेते हैं. सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार अपने प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं, म्यूचुअल परसेप्शन. सो जब मैंने इस चैप्टर के 5th टॉपिक यानी कि म्यूचुअल परसेप्शन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था देन मैंने आप लोगों को बताया था कि अब हम इस चैप्टर का जो मेन थीम है डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल यानी कि इंडिजीनियस पीपल मूल निवासियों को उन्हीं के स्थान से उन्हीं के प्लेस से डिस्प्लेस करो. किसके द्वारा? यूरोपियंस के द्वारा. सो ये है हमारा इस चैप्टर का मेन थीम. सो टॉपिक नंबर 5 में हमने ये जो मेन थीम था उसको स्टार्ट किया था एंड इस टॉपिक नंबर 6 में हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, किस तरह से यूरोपियंस ने नेटिव लोगों की ज़मीनें छीन ली. सो म्यूचुअल परसेप्शन वाले टॉपिक में हमने ये देखा था कि यूरोपियंस नेटिव लोगों के बारे में क्या सोचते थे. सो बेसिकली वेस्टर्न यूरोपियंस के अकॉर्डिंग जो नेटिव थे नॉर्थ अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो लोग अनसिविलाइज थे यानी कि असभ्य थे. साथ ही हमने यूरोप के 2 फेमस पर्सनैलिटीज के पर्सपेक्टिव को भी देखा था. सो पहले तो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिनका नाम था जीन जैक्वस रूसो एंड दूसरे जो एक इंग्लिश पोएट थे जिनका नाम था विलियम वर्ड्सवर्थ. सो हमने इन दोनों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव को देखा था, ये लोग नेटिव अमेरिकन के बारे में क्या सोचते थे. साथ ही हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था कि क्या वो रीजंस थे एंड कौन वो लोग थे जो बेसिकली यूरोप को छोड़ के नॉर्थ अमेरिका में सेटल होने के लिए जा रहे थे. सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, बहुत सारे रीजंस देखे थे जिसकी वजह से यूरोपियंस अपने देश को छोड़ के नॉर्थ अमेरिका में सेटल हो रहे थे. सो इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट के अलावा हमने ये भी देखा कि कैसे नॉर्थ अमेरिका 2 बड़े कंट्रीज में डिवाइड हो गया यानी कि कनाडा एंड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कैसे अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करता है. सो बेसिकली यूएसए पहले सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट को कवर करता था बट धीरे धीरे उन्होंने पूरा जो सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका है वहाँ तक अपना टेरिटरी को एक्सपेंड कर दिया. सो उन्होंने कैसे अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड किया वो भी हमने देखा. सो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था. अब हम इस टॉपिक में उसी चीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं. सो यूएसए में जैसे जैसे सेटलमेंट एक्सपेंड हो रहा था, किनका सेटलमेंट? यूरोपियंस का सेटलमेंट. सो जैसे जैसे यूरोपियंस नॉर्थ अमेरिका के यूएसए में सेटल हो रहे थे, उनका सेटलमेंट एक्सपेंड हो रहा था, फैलता जा रहा था, वैसे वैसे नेटिव्स को फोर्स किया जा रहा था कि वो मूव करे यानी कि नेटिव्स जिस जगह पे रहते थे, जिस लैंड में रहते थे, यूरोपियंस उनको फोर्स करते थे कि आप इस लैंड को छोड़ के चले जाए एंड इस लैंड में अब हम रहेंगे. आफ्टर साइनिंग ट्रीटीज सेलिंग देयर लैंड यानी कि यूरोपियंस जबरदस्ती नेटिव लोगों को ट्रीटी साइन करवाते थे यानी कि एग्रीमेंट पे साइन करवाते थे कि नेटिव लोग यूरोपियंस को अपना जो ज़मीन है वो बेच रहे हैं बस फॉर्मेलिटी के लिए. सो हमने जब नेटिव लोगों के बारे में पढ़ा था अपने प्रीवियस टॉपिक में, सो हमने नेटिव लोगों के बारे में बहुत कुछ जाना था, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में जाना था, उनके फीचर्स के बारे में जाना था. उन्हीं में से एक फीचर हमने ये भी डिस्कस किया था कि नेटिव लोगों को मनी के बारे में कुछ पता नहीं था. वो लोग मनी को एज अ
मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल नहीं करते थे। अगर उन्हें कुछ भी चाहिए होता था देन बेसिकली वो अपने ही कम्युनिटी के लोगों के साथ एक्सचेंज करते थे। सो नेटिव लोगों को मनी का इम्पोर्टेंस ही नहीं पता था, पैसों की कीमत ही नहीं पता थी। सो ये जो यूरोपियंस थे वो क्या कर रहे थे, नेटिव्स के हाथों में कुछ मनी पकड़ा रहे थे, कुछ पैसे दे रहे थे और उसके बदले में नेटिव का जो सबसे कीमती चीज़ था वो था उनका लैंड, जो कि उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करता था, जो कि उन्हें फूड प्रोवाइड करता था। सो यूरोपियंस नेटिव से उनकी सबसे कीमती चीज़ छीन रहे थे और उसके बदले में कुछ पैसे उनके हाथ में पकड़ा रहे थे। द प्राइजेस पेड वेर वेरी लो, यानी कि यूरोपियंस जो पैसा दे रहे थे नेटिव लोगों को वो भी बहुत ज़्यादा कम दे रहे थे। सो यूरोपियंस को लगता था कि नेटिव लोग तो बहुत ही भोले भाले हैं। सो यूरोपियंस बहुत ही ईजिली उनको बेवकूफ़ बना देते थे। उस पर्टिकुलर लैंड का, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का जितना वैल्यू होता था, जितना कीमत होता था, उतना पैसा यूरोपियंस नेटिव लोगों को प्रोवाइड नहीं करते थे। साथ ही हमें ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स भी देखने को मिले हैं जब अमेरिकन्स। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये जो अमेरिकन, ये जो टर्म है, ये बेसिकली अब नेटिव लोगों के लिए नहीं बल्कि यूएसए में रहने वाले यूरोपियंस के लिए अब इस्तेमाल किए जाने लगे। आगे चैप्टर को पढ़ते वक्त आपको अगर ये टर्म दिखे अमेरिकन्स, इसका मतलब आप लोग नेटिव पीपल मत समझ लीजिएगा। अमेरिकन्स यानी कि यूरोप के लोग जो थे, जो यूएसए में सेटल हो रहे थे, जो यूएसए के निवासी थे, अब उन लोगों को अमेरिकन्स कहा जाने लगा। हमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखने को मिले हैं जब अमेरिकन्स यानी कि यूरोपियन अमेरिकन्स नेटिव लोगों को चीट करते हैं, नेटिव लोगों को धोखा देते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा लैंड तो ले लेते हैं बट जितना प्रॉमिस करते हैं, जितना वादा करते हैं, उतना पेमेंट नहीं करते हैं। यानी कि जितना वो प्रॉमिस करते हैं कि हम इस लैंड के बदले में इतना पैसा देंगे, बट जब लैंड ले लेने के बाद, साइन करवाने के बाद, यूरोपियंस उतना पैसा ये लोग को नहीं देते थे, नेटिव लोगों को प्रोवाइड नहीं करते थे, बल्कि बहुत ज़्यादा कम पैसा देते थे। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिले हैं। इवन जो हाई ऑफिशियल्स थे, हाई ऑफिशियल्स यहाँ पे मतलब है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूरोपियंस ने नॉर्थ अमेरिका में अपना कंट्री फॉर्म किया, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और जैसे कि हर एक कंट्री का अपना गवर्नमेंट होता है, उसी तरह से यूएसए में भी यूरोपियंस ने अपना गवर्नमेंट फॉर्म किया। उस गवर्नमेंट में काम करने वाले जो गवर्नमेंट वर्कर्स थे, जो सरकारी अफसर थे, उन लोगों को हाई ऑफिशियल्स कहा गया है। हाई ऑफिशियल्स को भी कुछ भी गलत नहीं लगता था, कुछ भी रॉन्ग नहीं लगता था कि नेटिव लोगों को, नेटिव पीपल को उन्हीं के लैंड से डिप्राइव किया जा रहा है, यानी कि उन्हीं के लैंड से वंचित किया जा रहा है। नेटिव लोगों को अपनी ही ज़मीन में रहने का हक नहीं है। ये सब कुछ जो गलत ट्रीटमेंट हो रहा था नेटिव लोगों के साथ बाय द यूरोपियंस, ये सब देखकर भी जो हाई ऑफिशियल्स थे वो कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे थे नेटिव्स लोगों के लिए। साथ ही हमें एक एग्जाम्पल भी देखने को मिला है जॉर्जिया में, जब जो हाई ऑफिशियल्स थे वो नेटिव लोगों की मदद करने की बजाय उनको और ज़्यादा परेशान कर रहे थे। जॉर्जिया बेसिकली यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक स्टेट है। जॉर्जिया के एक घटना से हमें ये पता चला, जॉर्जिया में जो एक एपिसोड हुआ था, घटना हुआ था। वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे, यानी कि जॉर्जिया के गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने ये कहा था कि जो चेरोकी ट्राइब है, चेरोकी ट्राइब बेसिकली नेटिव लोगों का ही ट्राइब है। हमने देखा था कि जो नेटिव थे वो बेसिकली ग्रुप्स में रहते थे, ट्राइब्स में रहते थे, कबीले में रहते थे। चेरोकी ट्राइब उन नेटिव लोगों का ही एक ट्राइब था। जॉर्जिया के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने ये कहा था कि ये जो चेरोकी ट्राइब है, जो जॉर्जिया में रहते हैं, उन लोगों के ऊपर जॉर्जिया का जो स्टेट लॉज है, यानी कि जॉर्जिया के स्टेट में जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो सब उन लोगों के ऊपर लागू होगा, बट उन्हें जॉर्जिया के सिटीजन होने का राइट नहीं मिलेगा। ये उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। हर एक गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ देती है, जैसे कि आपको जो भी लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट किया जाता है ऑफिशियल्स के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, उन सबको फॉलो करना है, उन सबको मेंटेन करना है। साथ ही हमारा जो गवर्नमेंट है वो हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स भी प्रोवाइड करता है कि हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। जॉर्जिया के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने चेरोकी ट्राइब के ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज तो लागू कर दिया कि आप लोगों को स्टेट लॉ को मानना पड़ेगा, बट जब फंडामेंटल राइट्स देने की बात आती है देन वो लोग पीछे हट जाते हैं। चेरोकी ट्राइब को सिटीजन होने का, यानी कि यूएसए के नागरिक होने का अधिकार नहीं दिया जाता है।
डिस्पाइट द फैक्ट दैट, यानी कि इसके बावजूद भी कि सभी नेटिव पीपल्स में से, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में जितने भी मूल निवासी थे, जितने भी ट्राइब्स रहते थे, सभी ट्राइब्स में से ये जो चेरोकीज थे, यानी कि चेरोकी ट्राइब में रहने वाले जो नेटिव पीपल थे, ये एक ऐसे लोग थे जो कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे थे, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखे एंड अमेरिकन वे ऑफ लाइफ, यानी कि जो यूरोपियन अमेरिकन है वो अपने लाइफ को किस तरह से बिताते हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस क्या है, उनका खाने का स्टाइल क्या है, इन सब को जो चेरोकीज थे वो समझना चाह रहे थे, इसको कॉपी करना चाह रहे थे। बट इतना ट्राई करने के बावजूद भी, अपने आप को सो कॉल्ड यूरोपियंस के मुताबिक सिविलाइज्ड करने के बावजूद भी उन्हें हक नहीं दिया गया, उन्हें ये अलाउ नहीं किया गया कि वो यूएसए के सिटीजन्स बने, यानी कि सिटीजनशिप का राइट चेरोकीज ट्राइब को नहीं दिया गया। फिर बता रखा है कि करीब 1832 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट का अनाउंस किया जाता है बाय द यूएस चीफ जस्टिस जॉन मार्शल। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यूएसए पूरा अपना एक गवर्नमेंट फॉर्म करती है, जैसे कि हर एक गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी तरह से यूएसए में भी सुप्रीम कोर्ट था। एंड यूएस सुप्रीम कोर्ट के जो 4th चीफ जस्टिस थे उनका नाम था जॉन मार्शल। सो जॉन मार्शल ने 1832 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट अनाउंस किया था। सो उन्होंने कहा था कि ये जो चेरोकीज है, यानी कि चेरोकी ट्राइब में रहने वाले जो नेटिव पीपल है, ये एक डिस्टिंक्ट कम्युनिटी है, यानी कि ये एक अलग, ये एक डिफरेंट कम्युनिटी है, ये एक डिफरेंट समुदाय के लोग हैं, ऑक्यूपाइंग इट्स ओन टेरिटरी, यानी कि इन्होंने कहा था, जॉन मार्शल ने कहा था कि ये जो चेरोकीज है ये एक अलग कम्युनिटी के लोग हैं। सो इन्हें हक देना चाहिए, हमें इन्हें एक अपना अलग टेरिटरी देना चाहिए, अपना खुद का लैंड देना चाहिए, जिस लैंड को वो लोग खुद ऑक्युपाई कर सके, जिस लैंड में उनका राइट हो। साथ ही उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट किया था कि जॉर्जिया का जो भी लॉ है वो उस टेरिटरी के ऊपर फोर्स नहीं किया जाएगा, यानी कि जॉर्जिया स्टेट के अंदर ही चेरोकीज को अपना एक खुद का टेरिटरी दिया जाएगा एंड उस टेरिटरी में, जॉर्जिया में जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे, उस नियम कानून का उस टेरिटरी में कोई भी फोर्स नहीं होगा, उस टेरिटरी में रहने वाले चेरोकीज को ये नियम कानून नहीं मानना पड़ेगा। साथ ही जॉन मार्शल ने यह भी जजमेंट दिया था कि उन्हें हम लोग कुछ फ्रीडम भी प्रोवाइड करेंगे इन सर्टेन मैटर्स। सो जॉन मार्शल ने यह कहा था कि हम चेरोकीज को बेसिकली कुछ इंटरनल मैटर्स में सोवरेनिटी देंगे, यानी कि फ्रीडम देंगे, उन्हें हक देंगे, अधिकार देंगे कि वो लोग अपने आप को खुद गवर्न कर सके। बट यूएसए में रहने वाले हर एक यूरोपियन अमेरिकन इतने अच्छे नहीं थे, हर एक ऑफिशियल्स इतने अच्छे नहीं थे। अगर हम बात करें यूएस के प्रेसिडेंट का, जिनका नाम था एंड्रयू जैक्सन। सो एंड्रयू जैक्सन बेसिकली यूएस के 7th प्रेसिडेंट थे। सो एंड्रयू जैक्सन का यूएसए में एक रेपुटेशन था, यूएसए में एक नाम था, मान सम्मान था। वो बेसिकली इस बात के लिए जाने जाते थे कि वो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रिविलेज के अगेंस्ट फाइट करते हैं, यानी कि वे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रिविलेजेस है, उनके विरुद्ध एंड्रयू जैक्सन खड़े होते हैं एंड ये कॉमन लोगों की हेल्प करते हैं जिनके पास बिल्कुल भी प्रिविलेजेस नहीं रहता है। बट जब बात इंडियंस की आती है, सो इंडियंस बेसिकली यहाँ पे नेटिव लोगों को ही कहा गया है, नेटिव अमेरिकन को ही इंडियंस कहा गया है। एंड नेटिव लोगों को इंडियंस क्यों कहा गया है, इसका रीज़न तो मैंने आप लोगों को पहले ही इसका स्टोरी समझा दिया है। सो जब बात इंडियंस की आती है, जब बात नेटिव लोगों की आती है, देन वो एक अलग ही पर्सन बन जाते हैं। ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन, यानी कि एंड्रयू जैक्सन का जो क्वालिटी था, जिस वजह से वो जाने जाते थे कि वो कॉमन पीपल की हेल्प करते हैं, सो वो जो रेपुटेशन था, वो जो क्वालिटीज़ थी उनमें, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के लिए ही था, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए ही था, वो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस के लिए ही था। बट जब बात नेटिव लोगों की आती है, जब बात दूसरे कम्युनिटी की आती है, देन वो एक अलग ही पर्सन बन जाते हैं। सो एंड्रयू जैक्सन की जो ये क्वालिटीज़ थी, उस क्वालिटीज़ को वो भूल बैठते हैं जब बात इंडियंस की आती है। सो एंड्रयू जैक्सन एक बहुत ही, मतलब कि नेटिव्स लोगों के लिए एक बहुत ही क्रूएल प्रेसिडेंट था। क्यों क्रूएल प्रेसिडेंट था, मैंने एंड्रयू जैक्सन को क्रूएल क्यों कहा है, इसका रीज़न आपको नेक्स्ट लाइन में पता चलेगा। सो जब यूएस चीफ जस्टिस जॉन मार्शल अपना इंपॉर्टेंट जजमेंट का अनाउंस करते हैं, सो यूएस के जो प्रेसिडेंट थे एंड्रयू जैक्सन, वो भी एक अनाउंसमेंट करते हैं।
सो सबसे पहले तो वो रिफ्यूज कर देते हैं चीफ जस्टिस के जजमेंट को ऑनर करने से, यानी कि वो मना कर देते हैं। चीफ जस्टिस ने जो भी जजमेंट दिया था चेरोकीज के लिए उसको एक्सेप्ट करने से वो मना कर देते हैं। एंड फिर वो भी एक ऑर्डर देता है, वो भी एक अनाउंसमेंट सुनाता है। सो वो बेसिकली अपने यूएस आर्मी को ये ऑर्डर देता है कि वो लोग चेरोकीज को उन्हीं के लैंड से इविक्ट कर दे, यानी कि जो यूएस आर्मी है वो सभी चेरोकीज ट्राइब में रहने वाले लोगों को उन्हीं के लैंड से दूर कर दे, उन्हीं के लैंड से हटा दे एंड ड्राइव देम टू द ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट, एंड सारे चेरोकीज ट्राइब के लोगों को ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट की तरफ खदेड़ दो। सो ये एक बहुत ही क्रूएल डिसीजन, एक बहुत ही क्रूएल अनाउंसमेंट करते हैं एंड्रयू जैक्सन। सो इसी रीजन के लिए मैंने इन्हें क्रूएल कहा है। सो एक बहुत ही गलत डिसीजन लेते हैं एंड्रयू जैक्सन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक यूएस ऑफिसर्स, हर एक गवर्नमेंट ऑफिसर इतने अच्छे नहीं थे जैसे कि जॉन मार्शल थे, जिन्होंने एटलीस्ट चेरोकीज के बारे में सोचा था। सो एंड्रयू जैक्सन एक बहुत ही क्रूएल डिसीजन लेते हैं एंड इसके रिजल्ट में क्या होता है, of the 15,000 people thus forced to go over a quarter died along that trail of tears, यानी कि करीब 15,000 people को फोर्स किया जाता है कि वो अपने लैंड को छोड़ के चले जाए ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट की तरफ। एंड करीब अ क्वार्टर यानी कि करीब 1/4 ऑफ पीपल, सो करीब 3,750 पीपल की मौत हो जाती है अलोंग दैट ट्रायल ऑफ टीयर्स। सो ट्रायल ऑफ टीयर्स बेसिकली उस जर्नी को कहा गया है जब चेरोकीज अपने लैंड को छोड़ के ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट्स की तरफ जाते हैं। सो उस जर्नी को ट्रायल ऑफ टीयर्स डिस्क्राइब किया है चेरोकीज ने। सो ट्रायल ऑफ टीयर्स के दौरान करीब 3,750 चेरोकीज ट्राइब के लोगों की मौत हो जाती है। सो एंड्रयू जैक्सन के अनाउंसमेंट के कारण, एंड्रयू जैक्सन के ऑर्डर के कारण एक बहुत ही दुखद घटना होता है चेरोकीज के साथ। एक बहुत ही गलत डिसीजन लिया जाता है एंड्रयू जैक्सन के द्वारा। सो अभी तक हमने जितना भी नेटिव लोगों के बारे में जाना, जितना भी हमने नेटिव लोगों के बारे में पढ़ा बेसिकली इस चैप्टर में, कि पहले तो वो इतना फ्रीली रहते थे एंड कितने ज़्यादा अच्छे थे नेचर्स के साथ, कितना ज़्यादा फ्रेंडली थे एंड बहुत ही सिंपल वे में बहुत ही फ्रीली अपने लाइफ को बिताते थे। उसके बाद हमने देखा कि कैसे यूरोपियंस का सामना होता है, यानी कि नेटिव लोगों का यूरोपियंस के साथ कैसे सामना होता है एंड पहले कैसे यूरोपियंस दोस्ती का नाटक करते हैं एंड उनके साथ उनको बहला फुसला के ट्रेड करते हैं एंड फिर धीरे धीरे बहुत सारे यूरोपियंस यूरोप को छोड़कर अमेरिका में सेटल होने के लिए आ रहे थे एंड फिर उन्होंने अपना गवर्नमेंट, अपना कंट्री ही फॉर्म कर लिया नॉर्थ अमेरिका में। सो ये जो नेटिव लोग थे, जितना भी हमने इनके बारे में पढ़ा, बेसिकली इस टॉपिक में जो हमने देखा कि नेटिव लोगों के साथ कितना ज़्यादा बुरा हुआ, इतने सारे नेटिव लोगों की डेथ हो गई। सो इतना सब कुछ पढ़ के हमारे मन में ज़रूर एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो गया होगा नेटिव लोगों के प्रति, चेरोकीज ट्राइब के लोगों के प्रति। बट ये जो यूरोपियंस थे, जो कि बहुत पहले से नेटिव लोगों को जानते थे, इनफैक्ट उन्होंने उनके साथ ट्रेड भी किया था एंड बहुत सालों से उनके साथ रह भी रहे थे नॉर्थ अमेरिका में। सो ये जो यूरोपियंस थे, इनके मन में बिल्कुल भी गिल्ट नहीं था कि उनके इतने रॉन्ग जजमेंट के कारण, उनके इतने रॉन्ग डिसीजन के कारण इतने सारे नेटिव लोगों की मृत्यु हो गई, बल्कि वो लोग अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे, वो लोग अपने आप को राइट प्रूव कर रहे थे ये कह के। सो नेक्स्ट लाइन में ये बता रखा है कि वे लोग, जो नेटिव लोग जहाँ पे रहते थे, जो चेरोकीज ट्राइब के लोग जिस लैंड में रहते थे, सो जो लोग उस लैंड को ऑक्युपाई करते हैं, जो लोग उस लैंड पे रहने के लिए चले जाते हैं, उस लैंड को कब्जा करते हैं, वो लोग अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, एंड्रयू जैक्सन के जजमेंट को जस्टिफाई करते हैं, उनके डिसीजन को जस्टिफाई करते हैं, उनके डिसीजन को राइट प्रूव करते हैं ये कह के that natives did not deserve to occupy land when they did not use to the maximum। यानी कि वो ये कहते हैं कि जो नेटिव लोग हैं, जो मूल निवासी है, वो डिजर्व ही नहीं करते कि वो लैंड को ऑक्युपाई करे, यानी कि उनका ये अधिकार ही नहीं है कि वो लैंड को ऑक्युपाई करे। क्यों? क्योंकि वो लोग लैंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं करता है। सो एक बहुत ही गलत धारणा दिया यूरोपियन अमेरिकन्स ने कि नेटिव लोगों को तो डिजर्व ही नहीं करना चाहिए कि वो लैंड को ओन करे। नेटिव लोगों का ये हक ही नहीं है, उनके पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो लैंड का यूज़ करे, लैंड को ओन करे। क्यों? क्योंकि वो लोग लैंड का अच्छे से यूज़ करना जानते ही नहीं है। सो एक बहुत ही गलत रीज़न दिया अमेरिकन्स ने, यूरोपियन अमेरिकन्स ने, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अपने आप को राइट प्रूव करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा दैट दे वेंट ऑन टू क्रिटिसाइज देम फॉर बीइंग लेजी।
सो अब यूरोपियन अमेरिकन नेटिव लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, उनमें दोष निकालते हैं, उनकी गलतियां निकालते हैं, ये कह के कि नेटिव लोग बहुत ज़्यादा लेजी थे, नेटिव लोग बहुत ज़्यादा आलसी थे। क्यों आलसी थे? सिंस दे डिड नॉट यूज देयर क्राफ्ट स्किल टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर द मार्केट। सो यूरोपियन अमेरिकन ने नेटिव लोगों को इसलिए लेजी कहा है क्योंकि नेटिव लोग अपने क्राफ्ट स्किल्स का इस्तेमाल नहीं करते थे ज़्यादा क्वांटिटीज़ में गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए फॉर द मार्केट, यानी कि मार्केट में सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा क्राफ्ट वर्क्स नहीं करते थे, अपना स्किल का, अपना हुनर का ज़्यादा प्रयोग नहीं करते थे। सो ये एक रीज़न दिया। दूसरा रीज़न दिया यूरोपियंस ने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, फॉर नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश और ड्रेसिंग करेक्टली, यानी कि नेटिव लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, उत्सुक नहीं थे इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए, साथ ही उन लोगों का ड्रेसिंग स्टाइल भी करेक्ट नहीं था, वो लोग ठीक तरह से पहनना ओढ़ना भी नहीं जानते थे। सो ये सब कुछ उन्होंने रीजंस दिए कि क्यों एंड्रयू जैक्सन का जो डिसीजन था वो राइट था, एंड जो भी नेटिव लोगों के साथ हुआ वो उन्हीं की वजह से हुआ, उसमें यूरोपियंस का कोई दोष नहीं है। नेटिव लोगों में ही कमियां निकालना स्टार्ट कर देते हैं यूरोपियंस लोग। बट आप ये सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई ट्राइब के लोग नेचर के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं, नेचर का ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, जितना बस उनकी ज़रूरत रहती है उतना ही वो लोग नेचर को यूटिलाइज करते हैं, सो क्या वो करने से वो लोग असभ्य बन जाते हैं? और दूसरा रीज़न क्या दिया कि वो लोग बहुत ज़्यादा लेजी थे, वो लोग अपने क्राफ्ट स्किल को ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए मार्केट लेवल में। सो नेटिव लोगों को ज़रूरत ही नहीं था अपना क्राफ्ट स्किल को ज़्यादा फैलाने के लिए, उन्हें पैसों की ज़रूरत ही नहीं थी। लार्ज स्केल में क्राफ्ट वर्क प्रोड्यूस करने का मतलब है उसको बेचना। सो नेटिव लोगों को कभी भी ज़रूरत ही नहीं पड़ा कि वो लोग अपने क्राफ्ट वर्क को बेचें, क्योंकि जो कुछ भी उनको ज़रूरत पड़ता था वो लोग बेसिकली एक्सचेंज कर लेते थे, उनको पैसों को कोई नीड ही नहीं था, उनके लाइफ में पैसों की कोई जगह ही नहीं थी। सो वो बेफालतू का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन क्यों करे, क्यों मार्केट में ले जाके अपना टाइम वेस्ट करे? वो लोग अपनी ये जो ज़िंदगी था जिसमें वो लोग सामान को एक्सचेंज करते थे उसी में बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड तीसरा उन्होंने रीज़न दिया कि वो लोग इंग्लिश नहीं सीखते थे। सो क्या यूरोपियंस ने नेटिव लोगों की भाषा सीखने की कोशिश की? यूरोपियंस के अकॉर्डिंग जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करते हैं, उसको सीखते हैं, देन वो लोग सभ्य लोग बन जाते हैं। बट किसी लैंग्वेज को सीखने से ही आप सभ्य बन जाएंगे। और साथ ही ड्रेस करेक्टली, यानी कि जो नेटिव लोग थे उनका ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा नहीं था, करेक्ट नहीं था। सो अगर कोई भी यूरोपियन की जैसा ड्रेस पहन ले, यूरोपियंस की तरह ड्रेसिंग सेंस बन जाए, देन वो अच्छा व्यक्ति बन जाएगा, देन वो सिविलाइज्ड पर्सन बन जाएगा। सो सारे रीज़न बहुत ही बेफालतू के दिए यूरोपियन अमेरिकन ने जस्टिफाई करने के लिए अपने आप को और अपने डिसीजन को। दे डिजर्व टू डाई आउट। सो ये चीज़ कह के तो उन्होंने हद ही पार कर दी, एंड इसका तो मैं कुछ एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं सकती। वो लोग कह रहे हैं कि नेटिव लोगों को तो मर ही जाना चाहिए, इतनी सारी उन लोगों में कमियां है, वो लोग इतने ज़्यादा मतलब कि लेजी है, इतने ज़्यादा दोष निकाल दिया, इतना ज़्यादा फॉल्ट निकाल दिया यूरोपियन अमेरिकन ने नेटिव लोगों के बारे में। एंड लास्ट में वो लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों को तो मर ही जाना चाहिए। सो ये सब कुछ उन्होंने नेटिव लोगों के बारे में कहा अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, यानी कि अपने आप को राइट प्रूफ करने के लिए। उसके बाद हमें ये बता रखा है दैट द प्रेरीज वेर क्लियर्ड फॉर फार्मलैंड। सो मैंने आपको बताया था कि यूएसए में प्रेरीज ग्रासलैंड है। सो सारे ग्रासलैंड को क्लियर किए गए फार्मलैंड में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि खेत में कन्वर्ट करने के लिए। और साथ ही यूरोपियन अमेरिकन ने वाइल्ड बाइसन, यानी कि जो जंगली बाइसन है, उसको भी मार डाला, उसका भी बहुत लार्ज स्केल में हंटिंग करने लगा। सो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक चीज़ तो समझ में आ गई कि यूरोपियन अमेरिकन नेटिव लोगों के साथ इतना ज़्यादा बुरा ट्रीटमेंट क्यों कर रहे थे, क्योंकि उन्हें नेटिव लोगों की ज़मीनें चाहिए थी। बट वाइल्ड एनिमल्स के साथ यूरोपियंस की क्या दुश्मनी थी? वो लोग वाइल्ड एनिमल्स को इतने लार्ज स्केल में क्यों मार रहे थे? सो इसका रीज़न ये था कि जैसे जैसे वो जंगलों को काट रहे थे, जंगलों को क्लियर कर रहे थे फार्मलैंड में कन्वर्ट करने के लिए, सो उस जंगलों में नेटिव लोगों के अलावा वाइल्ड एनिमल्स भी रहते थे। सो उन्होंने नेटिव लोगों को तो ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट की तरफ खदेड़ दिया,
बट क्या वो एनिमल्स को उस तरफ खदेड़ सकते थे? नहीं। सो इसीलिए उन्होंने लार्ज स्केल में हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, ताकि जो जंगल का एरिया है वहाँ पे कोई भी वाइल्ड एनिमल्स ना बचे, और साथ ही जब वो अपना कल्टीवेशन करेंगे देन उनके कल्टीवेशन में मतलब कि जो वाइल्ड एनिमल्स है उनके कल्टीवेशन को बर्बाद ना कर दे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बर्बाद ना कर दे। इसकी वजह से भी वो लोग लार्ज स्केल में हंटिंग करने लगे। सो एक जो फ्रेंच मैन थे, एक जो फ्रांस के व्यक्ति थे, जब वो नॉर्थ अमेरिका आते हैं, यूएसए में विजिट करते हैं, देन वो एक चीज बोलते हैं दैट प्रिमिटिव मैन विल डिसअपियर विद द प्रिमिटिव एनिमल। यानी कि जो प्रिमिटिव मैन है, प्रिमिटिव यानी कि प्राचीन, जो पुराने मनुष्य है। सो बेसिकली प्रिमिटिव मैन यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के नेटिव लोगों को कहा गया है। सो उन्होंने कहा कि जो प्रिमिटिव मैन है, जो प्राचीन मनुष्य है, वो लोग डिसअपियर हो जाएंगे, वो लोग लुप्त हो जाएंगे, उनका जो नंबर है वो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा विद द प्रिमिटिव एनिमल। यानी कि जिस तरह से जो प्राचीन पशु है, जो वाइल्ड एनिमल्स है, जिस तरह से वो लोग खत्म हो रहे हैं, जिस तरह से वो लोग लुप्त हो रहे हैं, उसी तरह से एक दिन प्रिमिटिव मैन भी लुप्त हो जाएंगे। सो ये चीज एक फ्रेंच मैन ने कहा था जब वो यूएसए विजिट करते हैं। उसके बाद बता रखा है दैट the natives were pushed westward, given land elsewhere, but often moved again if any mineral, lead or gold or oil was found on their land. सो मीनवाइल क्या होता है, यूरोपियंस नेटिव लोगों को वेस्टवर्ड डायरेक्शन की तरफ पुश करते हैं। जिस तरह से यूरोपियंस ईस्टर्न साइड से लेकर वेस्टर्न साइड तक सेटल हो रहे थे, वैसे वैसे यहाँ पे रहने वाले जो नेटिव्स थे उन लोगों को फोर्स किया जाता है कि वो लोग वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ चले जाए। सो नेटिव लोगों को एक दूसरी जमीनें दी जाती है, दूसरे लैंड दिए जाते हैं। कि मान लीजिए यहाँ पे नेटिव लोग रहते थे, अब आ गए यूरोपियंस, तो उन्होंने कहा कि ये लैंड हमें दे दो, हमें बेच दो, इसके बदले में तुम यहाँ पे लैंड ले लो। एंड फिर जब और ज्यादा यूरोपियंस आ जाते थे एंड जब ये लोग यहाँ पे सेटल होना स्टार्ट कर देते थे, फिर से इन लोगों को फोर्स किया जाता था कि आप कहीं और लैंड ले लो और वहां पे रहने चले जाओ। सो इस तरह करके जो नेटिव थे वो वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ पुश किए जा रहे थे। सो नेटिव लोगों को दूसरी जगहों में जमीनें दे दिया जाता था, बट अगर उस जमीन में कुछ भी मिनरल्स मिलता है, उस जमीन में कुछ भी मिनरल्स एक्सकेवेट करते हुए मिलता है, जैसे कि लीड हो गया, गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, देन फिर से नेटिव लोगों को फोर्स किया जाता है कि वो उस जमीन को छोड़ के किसी और जमीन में चले जाए। सो इस तरह से नेटिव लोगों का कोई भी अब एक परमानेंट सेटलमेंट नहीं रहा, उन्हें बार बार फोर्स किया जा रहा है कि वो एक प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस में रहने चले जाए बाय द यूरोपियन अमेरिकन्स। मेनी ट्राइब्स वर फोर्स्ड टू शेयर द लैंड ओरिजिनली ऑक्युपाइड बाय वन ट्राइब। यानी कि बहुत सारे ट्राइब को अब क्या हो रहा है, अब लैंड को शेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि लैंड अब बहुत ज्यादा, लैंड तो उतना ही था बट उस लैंड पे रहने वाले लोग अब बहुत ज्यादा हो गए, इसलिए अब नेटिव को फोर्स किया जा रहा था कि वो एक ही लैंड को शेयर करे। एंड इसकी वजह से क्वेरल्स भी हो रहे थे, बहुत ज्यादा झगड़े भी हो रहे थे अलग अलग ट्राइब्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइब लोग यहाँ पे रहते हैं एंड दूसरे ट्राइब के लोग यहाँ पे रहते हैं। सो जब यूरोपियंस यहाँ पे इस लैंड में रहने के लिए चले आते हैं एंड इन लोगों को फोर्स किया जाता है कि आप दूसरे डायरेक्शन यानी कि वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ किसी और लैंड में चले जाओ। सो इस लैंड में पहले से जो ट्राइब रहते थे, उन ट्राइब के लोगों को, जो ओरिजिनली यहाँ पे रहते थे, उन लोगों को ये जो पहले वाले ट्राइब के लोग थे उनके साथ पर्टिकुलर लैंड को शेयर करना पड़ रहा था। और अगर दो ट्राइब एक साथ रहे देन उनमें कुछ तो क्वेरल्स हो गए, कुछ तो झगड़ा हो गए। सो इसके कारण बहुत सारे नेटिव लोग जो अलग अलग ट्राइब में रहते थे उन सारे ट्राइब्स के क्वेरल्स होने लगे, यानी कि झगड़े होने लगे। फिर बता रखा है that they were locked off in small areas called reservation which often was land with which they had no earlier connection। यानी कि नेटिव लोगों को स्मॉल एरियाज दिया जाने लगा जिसको रिजर्वेशन कहा गया। सो अब आप सोचिए कि वे लोग, वो नेटिव लोग जो पूरे नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में फ्रीली घूमते थे, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट था, जंगलों में, पहाड़ों में, जहां मन चाहे वहां पे वो लोग फ्रीली घूमते रहते थे। अब उन लोगों को एक स्मॉल, एक पर्टिकुलर एरिया में कैद किया जाए जिसको रिजर्वेशन कहा गया, देन उन लोगों के लिए जीना कितना ज्यादा मुश्किल होगा। एंड उन्हें जो लैंड दिया जाता था, जिस एरिया में रिजर्वेशन दिए जाते थे, वो ऐसा लैंड होता था जिस लैंड के साथ उन लोगों का अर्लियर कनेक्शन ही नहीं रहता था। यानी कि
वो लैंड नहीं दिया जाता था जिस लैंड में नेटिव लोग पहले से रहते थे। उस लैंड के अलावा दूर कहीं ऐसा लैंड दे दिया जाता था नेटिव लोगों को जिस लैंड में वो पहले कभी रहते ही नहीं थे, उनका कुछ कनेक्शन ही नहीं था उस लैंड के साथ। सो ये सब कुछ हो रहा था नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में नेटिव लोगों के साथ। सो अब नेटिव लोगों ने यह सोचा कि हमें फाइट करना पड़ेगा। विदाउट फाइट हमें जो हमारा राइट है, हमारा जो अधिकार है, वो यूरोपियन अमेरिकन्स कभी भी नहीं देंगे। सो वो लोग रेबल्स करते हैं, जो नॉर्थ अमेरिका के जो नेटिव लोग हैं वो लोग विद्रोह करते हैं। The US Army crushed a series of rebellions from 865 to 890. So इस टाइम पीरियड के बिटवीन में नेटिव लोग जितने भी रेबेलियंस करते हैं, जितने भी विद्रोह करते हैं, यूएस आर्मी सारे विद्रोह को कुचल देते हैं, यूएस आर्मी सारे विद्रोह को डिफीट कर देते हैं। एंड सिर्फ यूएसए में नहीं बल्कि कनाडा में रहने वाले जो नेटिव लोग थे वो लोग भी रिवॉल्ट करते हैं, वो लोग भी विद्रोह करते हैं। एंड इवन कनाडा में आर्म्ड रिवॉल्ट्स होता है, यानी कि जो नेटिव लोग थे वो लोग हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे रिवॉल्ट करने के लिए, विद्रोह करने के लिए बाय द मेटिस। सो बेसिकली मेटिस, कनाडा में मेटिस जो थे वो लोग आर्म्ड रिवॉल्ट कर रहे थे बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 1869 एंड 1885। बट जैसे कि जो यूएस आर्मी थी, जो यूरोपियंस थे वो लोग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे एंड उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा मॉडर्न वेपन्स भी था, टेक्नोलॉजी भी था। सो बहुत ही ईजिली वो लोग नेटिव लोगों के रेबेलियंस को, नेटिव लोगों के विद्रोह को क्रश कर देते थे। सो एट लास्ट उन्होंने हार मान लिया। जो नेटिव लोग थे वो गिव अप कर देते हैं, वो लोग यूरोपियंस के सामने हार मान लेते हैं। So with this we have completed our sixth topic, the native peoples lose their land, जिसमें हमने देखा कि कैसे यूरोपियंस ने नेटिव लोगों से उनकी जो सबसे कीमती चीज़ है, यानी कि उनकी जो ज़मीनें हैं वो कैसे ले लेते हैं बाय साइनिंग ट्रीटीज, यानी कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए एग्रीमेंट पे साइन करवा के। साथ ही हमने चेरोकीज ट्राइब के बारे में भी बहुत कुछ देखा। एंड इस टॉपिक के एंड में हमने ये देखा कि जो ट्राइब लोग हैं वो लोग विद्रोह करते हैं बट सभी विद्रोह को कुचल दिया जाता है बाय द यूएस आर्मी एंड थर्स दे गिव अप, वो लोग गिव अप कर देते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर सिक्स्थ टॉपिक। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेवेंथ टॉपिक व्हिच इज द गोल्ड रश एंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। सो दिस टॉपिक इज ऑल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट। सो इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि यूएसए, एक टाइम में यूएसए का नामो निशान ही नहीं था, नॉर्थ अमेरिका के बारे में लोगों को पता ही नहीं था। सो यूएसए इतने लेट फॉर्म होने के बाद, नॉर्थ अमेरिका का जो ये कंट्री था वो इतने लेट डिस्कवर होने के बाद यूएसए आज नंबर 1 कंट्री बन चुका है। यूएसए आज दुनिया का वन एंड ओनली सुपर पावर कंट्री है। सो कैसे यूएसए में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होता है इतने कम टाइम पीरियड में, एंड कैसे यूएसए एक अंडर डेवलप्ड से एक डेवलप्ड कंट्री बन जाती है एंड आज के टाइम पीरियड में नंबर 1 पावर बन जाती है। सो इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि यूएसए में कैसे डेवलपमेंट्स होते हैं। साथ ही हम लोग देखेंगे गोल्ड रश, यानी कि यूएसए में गोल्ड मिलने की कुछ सबूत मिलते हैं एंड जिसकी वजह से गोल्ड रश हो जाता है, यानी कि लोगों में भगदड़ी मच जाती है गोल्ड को पाने के लिए। लोगों में यानी कि यूरोपियंस में एक खलबली मच जाती है गोल्ड को पाने के लिए, जिसको गोल्ड रश कहा गया है। साथ ही हम लोग देखेंगे कि यूएसए में इंडस्ट्रीज का कैसे ग्रोथ होता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सो हमेशा से एक यूरोपियंस के मन में एक होप था, एक उम्मीद थी कि नॉर्थ अमेरिका में हमें गोल्ड मिलेंगे। सो हर एक कंट्री के किसी न किसी रीजन में तो गोल्ड ज़रूर मिलता है। सो नॉर्थ अमेरिका जो कि इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, सो नॉर्थ अमेरिका के यूएसए जो कंट्री है उसमें कहीं ना कहीं तो गोल्ड ज़रूर मिलेगा। सो हमेशा से यूरोपियंस को ये आशा थी, इनके मन में एक उम्मीद था कि नॉर्थ अमेरिका में हमें गोल्ड मिलेगा, यूएसए में हमें गोल्ड मिलेगा। सो इसी आशा के साथ भी यूरोपियंस जो है वो नॉर्थ अमेरिका में आए थे। सो 1840 में उनका जो होप था वो रियल साबित होता है। सो 1840 में यूएसए के एक स्टेट में कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में हमें गोल्ड के ट्रेसेस मिलते हैं, यानी कि गोल्ड के सबूत मिलते हैं, गोल्ड के सुराग मिलते हैं। दिस लेड टू गोल्ड रश एंड इसी की वजह से गोल्ड रश क्रिएट हो जाता है। यानी कि जब यूरोपियंस को पता चलता है कि अमेरिका के एक स्टेट में यानी कि कैलिफोर्निया में गोल्ड के ट्रेसेस मिले हैं, सो यूरोप में भगदड़ी मच जाती है, यूरोपियंस के बीच में खलबली मच जाती है। गोल्ड को पाने के लिए, गोल्ड को क्विकली ऑब्टेन करने के लिए गोल्ड रश क्रिएट हो जाता है।
यूरोपियंस लोगों में। When thousands of eager Europeans hurried to America in the hope of making a quick fortune, यानी कि करीब thousands of eager Europeans, यानी कि जो उत्सुक यूरोपियंस थे, जो लोग गोल्ड के पाने के उत्सुक थे, जो कि eager थे गोल्ड पाने के लिए, सो करीब हजारों की संख्या में जो यूरोपियंस थे वो यूरोप से अमेरिका आ रहे थे, ये आशा के साथ, इस होप के साथ कि उन लोगों का किस्मत बदल जाएगा अमेरिका में आके, यानी कि अगर उन्हें गोल्ड मिल जाए देन उनका जो भाग्य है, उनका जो किस्मत है वो बदल जाएगा, वो चमक जाएगा। This led to the building of railway lines across the continent for which thousands of Chinese workers were recruited. एंड इसी की वजह से यूएसए में रेलवे लाइंस का कंस्ट्रक्शन होता है, रेलवे लाइंस बनाए जाते हैं अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, यानी कि पूरे नॉर्थ अमेरिका में रेलवे लाइंस बनाए जाते हैं। एंड इसके लिए यानी कि रेलवे लाइंस को बनाने के लिए करीब थाउजेंड्स ऑफ चाइनीज वर्कर्स को रिक्रूट किया जाता है, भर्ती किया जाता है। सो यूएसए में रेलवे कंप्लीट होता है करीब 870 में। एंड अगर हम बात करें कनाडा में, सो कनाडा में करीब 885 में रेलवे का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। द ओल्ड नेशन क्रीप ऑन एट अ स्नेल पेस, said Andrew Carnegie, a poor immigrant from Scotland who became one of the first millionaire industrialists in the USA. The Republic thunders on at the speed of an express. यानी कि अब हमें एक बहुत ही पोर इमिग्रेंट के बारे में बता रखा है जिनका नाम था एंड्रयू कार्नेगी। सो ये बेसिकली स्कॉटलैंड के रहने वाले थे एंड ये स्कॉटलैंड से माइग्रेट होके अमेरिका आए थे। सो जब ये अमेरिका आते हैं देन ये वन ऑफ द फर्स्ट मिलियनर इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हैं यूएसए का। सो ये बताते हैं कि ये जो ओल्ड नेशन था, ओल्ड नेशन किसको कहा गया है? अमेरिका को, नॉर्थ अमेरिका को ओल्ड नेशन कहा गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना नेशन है, बट इसकी डिस्कवरी बाद में हुई। सो ये जो ओल्ड नेशन था सबसे पहले ये एक स्नेल की तरह, यानी कि स्नेल आप लोगों ने देखा होगा जिसको हिंदी में घोंगा कहा जाता है। सो ये जो ओल्ड नेशन था वो पहले एक स्नेल यानी कि घोंगे की गति से, घोंगे की चाल से रेंग रहा था, यानी कि डेवलपमेंट ना के समान था इस ओल्ड नेशन में, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में। बट जब ये ओल्ड नेशन एक रिपब्लिक नेशन बनता है देन ये नेशन एक एक्सप्रेस के स्पीड में भागने लगा। सो ये चीज एंड्रयू कार्नेगी कहते हैं। सो इस चीज का मतलब ये है कि ये जो ओल्ड नेशन था, जो नॉर्थ अमेरिका था, वो पहले एक स्नेल की तरह चल रहा था, यानी कि डेवलपमेंट ना के बराबर था। बट जब वो एक रिपब्लिक कंट्री बनता है, एक रिपब्लिक नेशन बनता है, जब यूरोपियंस आते हैं नॉर्थ अमेरिका में देन वो एक एक्सप्रेस के स्पीड में चढ़ने लगा, यानी कि बहुत ज़्यादा तेजी से डेवलपमेंट होने लगा। One reason why the Industrial Revolution happened in England when it did was because small peasants were losing their land to big farmers. So एक रीज़न ये था कि इंग्लैंड में क्यों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जिसके बारे में हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में ही देखा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो इंग्लैंड में क्यों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इसका रीज़न एक ये था कि इंग्लैंड के जो स्मॉल पीजन्स थे, जो छोटे छोटे फार्मर्स थे, उनके जो लैंड थे वो बिग फार्मर्स ले रहे थे, यानी कि वो अपने लैंड को खो बैठ रहे थे टू द बिग फार्मर्स। एंड इसीलिए जब छोटे मोटे किसानों के पास, पीजन्स के पास अपने खुद की ज़मीनें नहीं रहेगी देन वो ऑफकोर्स अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए जॉब करेगा। सो इसीलिए जो पीजन्स थी ये अब फैक्ट्रीज में जॉब करने के लिए मूव कर रहे थे एंड इसी की वजह से फैक्ट्रीज का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्रीज का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है एंड इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है। बट नॉर्थ अमेरिका में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जो इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी नॉर्थ अमेरिका में, वो दूसरे रीजंस की वजह से डेवलप हो रही थी। सो पहला रीजन ये था टू मैन्युफैक्चर रेलवे इक्विपमेंट सो दैट रैपिड ट्रांसपोर्ट कुड लिंक डिस्टेंट प्लेसेस। सो पहला रीजन ये था कि रेलवे इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडस्ट्रीज बनाए जा रहे थे। सो हमने अभी पढ़ा कि पूरे कॉन्टिनेंट में रेलवे लाइंस का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था ताकि जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा ईजिली हो सके। सो अब जब रेलवेज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है देन रेलवेज का जो इक्विपमेंट्स है, यानी कि जो भी सामान चाहिए, जो भी मशीन वगैरह चाहिए, जो भी उपकरण चाहिए रेलवे लाइंस को बनाने के लिए, अब यूरोपियंस दोबारा से यूरोप थोड़ा ना जाएंगे उन सारी चीज़ों को लेने के लिए, बल्कि वो लोग अमेरिका में ही वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे थे। सो एक रीज़न था क्यों अमेरिका में इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है, वो इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में रेलवे इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, रेलवे इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे
ताकि रेलवेज जो है वो जल्दी से तैयार हो जाए एंड फिर यूएसए में रैपिड ट्रांसपोर्ट हो एंड डिस्टेंट प्लेसेस को यानी कि दूर के प्लेसेस को भी बहुत ही इजीली वो लोग लिंक कर सके। सो ये था पहला रीजन। एंड दूसरा रीजन ये था टू प्रोड्यूस मशीनरी विच कुड मेक लार्ज स्केल फार्मिंग ईजियर। यानी कि हमने ये भी देखा था कि नॉर्थ अमेरिका में यूएसए में जो यूरोपियन अमेरिकन थे वो लोग लार्ज स्केल में कल्टीवेशन कर रहे थे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे थे। सो कल्टीवेशन को और ज़्यादा ईजियर बनाने के लिए, लार्ज स्केल में फार्मिंग को और ज़्यादा ईजियर बनाने के लिए मशीनरी प्रोड्यूस किया जाने लगा, यानी कि फार्म में इस्तेमाल होने वाली मशीन्स का मैन्युफैक्चर स्टार्ट हो गया। सो इसीलिए फैक्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा था नॉर्थ अमेरिका में। सो ये दो रीजंस थे जिसकी वजह से नॉर्थ अमेरिका में फैक्ट्रीज बन रहे थे, इंडस्ट्रीज बन रहे थे। Industrial towns grew and factories multiplied both in the USA and Canada। यानी कि USA और कनाडा में यानी कि नॉर्थ अमेरिका में जितने भी इंडस्ट्रियल टाउन्स थे, यानी कि ऐसे टाउन्स जहाँ पे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा था, इंडस्ट्रीज सेटअप किए जा रहे थे। सो इंडस्ट्रियल टाउन्स का जो नंबर था वो भी ग्रीव हो रहा था, वो भी बढ़ रहा था। अब ज़्यादा टाउन्स में और ज़्यादा नंबर्स ऑफ टाउन्स में इंडस्ट्रीज बनने लगे। साथ ही फैक्ट्रीज का जो नंबर था वो भी मल्टीप्लाइड हो रहा था, यानी कि यूएसए में और कनाडा में जितनी भी फैक्ट्रीज थी वो अब दुगनी हो रही थी। सो ये सब कुछ हो रहा था यूएसए और कनाडा में। और 1860 में यूएसए जिसका जो इकोनॉमी था वो एक अनडेवलप्ड इकोनॉमी था, वो 1890 में एक लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर बन जाता है पूरे वर्ल्ड में। सो बस 30 इयर्स के टाइम पीरियड में यूएसए अपने इकोनॉमिक को अनडेवलप्ड इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी बना लेता है। लार्ज स्केल एग्रीकल्चर ऑल्सो एक्सपेंडेड एंड एग्रीकल्चर जो था लार्ज स्केल यानी कि बहुत ज़्यादा स्केल में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा था वो और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा था, वो और ज़्यादा फैलते जा रहा था। वास्ट एरियाज वेर क्लियर्ड एंड डिवाइडेड अप इनटू फार्म्स, यानी कि अब यूएसए की ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज को क्लियर किया जा रहा था एंड उन सारे एरियाज को फार्म्स में यानी कि खेत में डिवाइड किया जा रहा था। बाय 1890 The bison had almost been exterminated, यानी कि 1890 तक जो वाइल्ड बाइसन थे, जो जंगली बाइसन थे, उनका जो नंबर था वो लगभग ख़त्म हो चुका था एंड वो लोग नष्ट हो चुके थे। एंड उनके नष्ट होने के साथ साथ जो नेटिव लोगों का जो हंटिंग वाला लाइफ था वो भी ख़त्म हो जाता है, जो कि वो इतने सालों तक प्रैक्टिस करते थे, जो कि उतने सालों तक, इतने सेंचुरीज तक फॉलो करते थे। और 1892 में यूएसए का कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन कंप्लीट होता है, यानी कि 1892 में यूएसए का जो कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन था, यानी कि यूएसए मैंने बताया कि सिर्फ वो ईस्टर्न पार्ट को ही कवर करता था, फिर यूएसए अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड कर रहा था, बढ़ा रहा था। सो 1892 में उनका जो एक्सपेंशन था अपने कंट्री का वो कंप्लीट होता है। The area between the Pacific and Atlantic Oceans was divided up into state and Pacific Ocean से लेकर Atlantic Ocean के बीच का जो एरिया था, सो बेसिकली अगर आप यूएसए का मैप देखेंगे देन वो पैसिफिक ओशियन से लेकर अटलांटिक ओशियन के बीच के लैंड को ही कहा गया है, जो कि सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में है। सो यूएसए बेसिकली इस पूरे लैंड को कवर करता था एंड ये जो पूरा लैंड था वो स्टेट में डिवाइड हो चुका था। There no longer remained the frontier that had pulled European settler west for many decades, यानी कि अब यूएसए में कोई भी फ्रंटायर ही नहीं रहा, अब सरहद ही नहीं रहा जिसको वो और ज़्यादा फैलाएगा, क्योंकि वो अब पैसिफिक ओशियन के कोस्ट तक पहुंच चुका था। यूएसए का फ्रंटायर, यूएसए का सरहद, अब वो क्या ओशियंस में भी अपना सरहद बनाएंगे? नहीं ना। सो उनका जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था, जो उनका कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन था वो कंप्लीट होता है एंड वो पैसिफिक ओशियन के कोस्ट तक अपना जो टेरिटरी का फ्रंटायर था वो एक्सपेंड कर देता है। Within a few years, the USA was setting up its own colonies. अब यूएसए जो पहले खुद एक कॉलोनी बना था यूरोपियंस के द्वारा, अब यूएसए खुद अपनी कॉलोनीज बना रही है इन हवाई एंड फिलीपींस एंड हवाई जैसे आइलैंड्स में वो अपना खुद का कॉलोनी बना रहा था, क्योंकि जितना एक्सपेंशन करना था उन लोगों को नॉर्थ अमेरिका में उतना तो हो गया, अब तो कनाडा का रीजन बचा है। सो वो लोग अब दूसरे आइलैंड कंट्रीज को अपना कॉलोनीज बनाने लगी। सो ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो अमेरिकन्स थे
थे तो वो बेसिकली यूरोपियन अमेरिकन्स, एंड जो ओरिजिनल अमेरिकन्स थे, जो नेटिव पीपल थे, वो लोग लगभग लुप्त हो चुके हैं या फिर उनका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा कम रह गया है। सो आखिर यूएसए के जो सिटीजन्स थे वो तो थे तो यूरोपियंस ही। सो ये लोग यूरोपियंस का जो एक फीचर था, जो एक क्वालिटी था कि वो लोग दूसरे दूसरे कंट्रीज को अपना कॉलोनी बनाएंगे, इसी चीज को ये लोग भी प्रैक्टिस करते हैं एंड ये लोग दूसरे दूसरे आइलैंड कंट्रीज को अपना कॉलोनी बनाते हैं। इट हैड बिकम एन इम्पेरियल पावर, एंड यूएसए फिर एक इम्पेरियल पावर बन जाता है, यानी कि साम्राज्यवादी शक्ति बन जाता है। सो साम्राज्यवाद, यूरोपियन इम्पेरियलिज्म में हमने देखा था कि इम्पेरियलिज्म का मतलब क्या होता है कि किसी दूसरी कंट्रीज को अपना कॉलोनी बनाने का जो चाह होता है, जो डिजायर होता है, उसी को साम्राज्यवाद कहते हैं। सो अब अमेरिकन्स भी अपना साम्राज्य को फैला रहा था एंड अब अमेरिकन एक इम्पेरियल पावर बन चुका था। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर 7 टॉपिक। रेस्ट ऑफ द टॉपिक विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो अगर टॉपिक नंबर 6 एंड 7 अच्छे से समझ में आया देन प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड कमेंट मी डाउन कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। सो सी यू ऑल सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।